हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो एम्ब्रियोलॉजी है वो बहुत मुश्किल लगती है या बोरिंग लगती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो एम्ब्रियोलॉजी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए और इसमें किसी किस्म का आपको मसला ना आए। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जो एम्ब्रियोलॉजी है ये इसमें हमने करना क्या है। देखें, जो एम्ब्रियोलॉजी है इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक ने दिया हुआ है दैट इज कार्डिक लूपिंग। कार्डिक लूपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आपके हार्ट के चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर जो सेप्टा बनता है, जो सेप्टेशन होती है वो कैसे होती है, मतलब कि आपके एट्रिया कैसे बनते हैं, वेंट्रिकल्स कैसे बनते हैं। और उसके बाद एंड पे हम डिस्कस करेंगे आउटफ्लो ट्रैक। ठीक है, तो आउटफ्लो ट्रैक को हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो वर्टिब्रेट होते हैं, तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गन जो बीट करना स्टार्ट करता है या फंक्शनल ऑर्गन कौन सा होता है, तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर जो फर्स्ट आपका फंक्शनल ऑर्गन होता है दैट इज योर हार्ट। ठीक है, वो क्या होता है, वो हार्ट होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो हार्ट होता है ये मतलब कितने वीक के अंदर ये डेवलप हो जाता है या इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और ये बीट करना शुरू करता है, तो चूंकि हमारे हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, तो आपने याद रखना है जो हार्ट होता है इट बीट स्पॉन्टेनियसली। ये क्या करता है, ये खुद ब खुद ही बीट करना शुरू करता है। तो इट बीट स्पॉन्टेनियसली बाय वीक 4। ठीक है, ये क्या करता है आपके 4th वीक के अंदर खुद ब खुद ही क्या करता है, ये बीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इट बीट स्पॉन्टेनियसली बाय 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है ना उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्डिक लूपिंग। देखिए, जो कार्डिक लूपिंग है इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जो कार्टाजेनर सिंड्रोम का है, तो उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। देखें, व्हाट इज कार्डिक लूपिंग। कार्डिक लूपिंग में आपने याद रखना है कि जो हम जब हमारा दिल बनना शुरू होता है ना, तो हमारे पास ना एक प्राइमरी ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी हार्ट ट्यूब। ठीक है, तो जब आपकी जो आपकी प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है, ये जब आपका दिल बन रहा होता है, तो ये ना पोलैरिटी डेवलप करती है कि कौन सी चीज लेफ्ट साइड पे बनेगी, कौन सी चीज राइट साइड पे बनेगी। तो आपकी जो प्राइमरी प्राइमरी हार्ट ट्यूब होती है ये क्या करती है, इट विल डेवलप पोलैरिटी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब है, आपकी बुक की लाइन पहले हम लिखते हैं कि प्राइमरी हार्ट ट्यूब टू एस्टेब्लिश लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी। कि जो प्राइमरी हार्ट ट्यूब है ये आपकी लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी डेवलप करती है, मतलब कि कौन सी चीज लेफ्ट साइड पे बनेगी, कौन सी चीज राइट साइड पे बनेगी। और ये जो सारा काम है ये कब स्टार्ट होता है, दिस पोलैरिटी या ये जो सारा काम है इट बिगिंस विद 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि ये 4th वीक जब होता है तो तब ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब होता क्या है, आपने याद रखना है हमारे पास ना एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइनिन प्रोटीन। ये जो डाइनिन प्रोटीन है ये हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, कि कौन सी चीज हमारी राइट साइड की तरफ जाएगी, कौन सी चीज लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो आपने याद रखना है कि जो डाइनिन प्रोटीन है इट हेल्प्स इन पोलैरिटी। ये किस चीज में हेल्प करती है, कि पोलैरिटी के अंदर हेल्प करती है कि कौन सी चीज लेफ्ट और कौन सी चीज राइट जाएगी। बट अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए, अगर ये जो आपकी डाइनिन प्रोटीन है अगर ये क्या होगी, डिफेक्टिव होगी, तो इसमें क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट या जो लेफ्ट टू राइट हमारी डाइनिन है, अगर ये डिफेक्टिव होगी तो आपकी बुक ने लिखा है कि देयर विल बी एसिमेट्री। इसमें क्या होगा, एसिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो डाइनिन हमारी हेल्प करती है किसके अंदर, पोलैरिटी के अंदर। अगर इसके अंदर डिफेक्ट होगा तो इट विल लीड टू एसिमेट्री, कि जो चीजें राइट पे जानी थी वो लेफ्ट पे जा सकती हैं, जो लेफ्ट पे जानी थी वो राइट पे जा सकती हैं। तो आप सबको पता है कि नॉर्मल जो इंसान होता है उसके अंदर जो हार्ट होता है वो तकरीबन हमारा किस साइड पे होता है, तो नॉर्मल जो इंसान है उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट साइड पे होता है, राइट वेंट्रिकल राइट साइड पे होता है, सिंपल सी बात है। बट अगर कोई बंदा है उसके अंदर जो हार्ट है वो हमें राइट साइड पे मिलता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट और कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट। तो इस बंदे के अंदर हमें क्या मिलेगा, राइट साइडेड हार्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें क्या मिलता है हमें, डेक्स्ट्रोकार्डिया। और जो किस सिंड्रोम के अंदर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्टाजेनर सिंड्रोम। देखिए, मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ कि ये सारी कहानी है क्या। देखिए, जो कार्टाजेनर सिंड्रोम है ना, इसमें मसला क्या होता है, इसके अंदर जो आपकी डाइनिन प्रोटीन होती है ना इसके अंदर डिफेक्ट होता है। वैसे तो जो कार्टेजेनर सिंड्रोम है डाइनिन प्रोटीन की वजह से इसमें जो आपके सीलिया होते हैं ना, पूरी बॉडी बॉडी के जो सीलिया होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। तो सीलरी डिफेक्ट है, सीलिया के अंदर डिफेक्ट होगा जिसको हम कार्टेजेनर सिंड्रोम कहते हैं। तो जो कार्टेजेनर सिंड्रोम है इसमें आपकी जो डाइनिन प्रोटीन होगी इसके अंदर डिफेक्ट होगा, जिससे आपके हार्ट की पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी और आपके अंदर क्या होगा,
आपके अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया हो सकता है। बट जो कार्टर जनरल सिंड्रोम है, इसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया तो होगा ही होगा, बट उसके साथ हमें सीलरी डिफेक्ट मिलता है। हमारा जो सीलिया होता है वो डिफेक्टिव होता है। तो सीलरी डिफेक्ट की वजह से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखें, जो आपका सीलिया होता है ना, अगर हम फीमेल की बात करें तो जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ताकि वो एग को क्या करें, ताकि वो एग को आगे पुश करें। तो अगर एक फीमेल है और उसमें सीलिया डिफेक्टिव है या उसके अंदर कार्टर जनरल सिंड्रोम है, तो उसमें क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसमें क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी। उसके अलावा ये तो होगी फीमेल की बात कि अगर फीमेल के अंदर होगा तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो स्पर्म होता है, देखिए आपने याद रखना है, मेल का जो स्पर्म है ये एक मोबाइल स्ट्रक्चर है, ये खुद ब खुद मूव करता है। तो मेल के स्पर्म के पीछे भी क्या होता है, सीलिया होता है जो उसको मूव करवाता है। तो अगर मेल का जो स्पर्म होगा उसका सीलिया डिफेक्टिव होगा तो स्पर्म विल बी इमोबाइल, जो स्पर्म होगा वो क्या होगा, इमोबाइल होगा। तो जो कार्टर जनरल सिंड्रोम होता है इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। या फिर इसमें जो फीमेल है या तो वो इनफर्टाइल होगी या उसका जो एग होगा वो आगे मूव नहीं करेगा, तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कार्टर जनरल सिंड्रोम है इसके अंदर चूंकि डाइनिन डिफेक्ट है, तो आपको सबसे पहले क्या मिल सकता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। तो इट विल वी विल आल्सो गेट डेक्स्ट्रोकार्डिया इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अलावा जो कार्टर जनरल सिंड्रोम होता है इसमें जहां जहां पे आपके सीलिया होंगे वो क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, तो आपको वो वाली सिम्टम सारी इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने इसमें इतना याद रखना है कि कार्डिक लूपिंग क्या होता है, फोर्थ वीक के अंदर हमारे अंदर लेफ्ट और राइट प्लेटी डेवलप होती है। जब हमारे अंदर क्या होगा, अगर फर्ज करें एक बंदा उसको कार्टर जनरल सिंड्रोम है तो उसमें सीलिया डिफेक्टिव होंगे, जब सीलिया डिफेक्टिव होंगे तो उसमें राइट और लेफ्ट प्लेटी डेवलप नहीं होगी और उसको क्या हो जाएगा, उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हाँ, एक इसमें और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड साइटस इनवर्सस। जो साइटस इनवर्सस होता है इसमें क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट के सारे ऑर्गन होते हैं वो ऑपोजिट पड़े होते हैं, मतलब जो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन है वो राइट में होंगे, जो राइट वाले होंगे लेफ्ट में होंगे। इट इज कॉल्ड साइटस इनवर्सस, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना इस आज की क्लास का, वो ये है, दैट इज कॉल्ड सेप्टेशन ऑफ द चैम्बर्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो एट्रिया है, जो एट्रियल सेप्टम है, कि हमारे हार्ट के अंदर दो एट्रिया होते हैं ना, तो हमारा जो एट्रिया के दरमियान एक पर्दा बनता है, एक सेप्टा बनता है, वो कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक एक लाइन करके दिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपकी बुक ने लिखी हुई है, देखिए होता क्या है, हम ना डायग्राम भी साथ साथ बनाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपका जो हार्ट होता है ना, जब वो बन रहा होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये मैंने जिस तरह आपको बनाया है, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा और दरमियान में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियल कुशन। इसको हम क्या कहेंगे, एंडोकार्डियल कुशन। ये जो आपका एंडोकार्डियल कुशन है ये दरमियान में होगा और ऊपर आपके पास क्या होगा, ऊपर आपके पास एक सेप्टा होगा, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, हमने अपने लेफ्ट और राइट एट्रिया के दरमियान एक क्या बनाना है, पर्दा बनाना है, एक मेम्ब्रेन बनानी है, एक सेपरेशन बनानी है। वो कैसे बनती है, सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा यहाँ से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगा जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है। इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, सेप्टम प्राइमम। इट इज कॉल्ड सेप्टम प्राइमम, इट इज कॉल्ड सेप्टम प्राइमम। ये सेप्टम प्राइमम बनेगा। ये जो सेप्टम प्राइमम होगा ये आपका क्या करेगा, ये नीचे इसकी तरफ ग्रो करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक की लाइन में पढ़ के सुनाता हूं, दैट इज कॉल्ड सेप्टम प्राइमम ग्रोज टुवर्ड्स एंडोकार्डियल कुशन और नर्विंग द ओस्टियम प्राइमम। मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है ना इसको हम सेप्टम कहेंगे क्योंकि ये एक सेप्टा है, ठीक है, मतलब एक मेम्ब्रेन है ना, एक पर्दे का नाम है, तो इसको हम कहेंगे सेप्टम प्राइमम। ये पहले बना है। उसके बाद इनके दरमियान ये वाली जो ओपनिंग है ना, ये जहां पे मैंने ब्लू कलर का निशान लगाया है, ये एक सुराख है, ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टियम। ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टियम। और ये पहली वाली ओपनिंग है तो इट इज कॉल्ड ओस्टियम प्राइमम, इट इज कॉल्ड ओस्टियम प्राइमम। तो पहली जो बुक की लाइन है वो ये है, अगर हम इसको लिखें तो आपका जो सेप्टम प्राइमम है वो क्या करता है, ग्रो करता है। किसकी तरफ ग्रो करता है, आपके एंडोकार्डियल कुशन की तरफ। और क्या करता है, नैरो कर देता है किसको, ओस्टियम प्राइमम को। तो यही तो मैंने आपको बात बताई है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सेप्टम प्राइमम होगा ये ग्रो करेगा, किसकी तरफ ग्रो करेगा, आपके एंडोकार्डियल कुशन की तरफ। और एंडोकार्डियल कुशन के अंदर जो ये सुराख है, जो ओस्टियम प्राइमम है, इसको ये क्या कर देगा, इसको नैरो कर देगा। तो सबसे पहली लाइन आपकी बुक ने लिखी हुई है, इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सेकंड लाइन है, ठीक है, जो आपकी बुक ने सेकंड लाइन लिखी है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। होता ये है, सेकंड लाइन में ये होता है कि
जो ओस्टियम स्कैंडम है वो आपका बन जाता है इन सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ। मतलब कि कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें इसमें क्या होता है, अगर हम एक और डायग्राम बनाएं, फर्ज करें कि ये ना एक और डायग्राम है और ये आपका एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, जस्ट एक रफ सी डायग्राम है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा जो सेप्टम प्राइमम था जो ग्रीन कलर का था वो इस तरह डेवलप हो रहा था, ऐसी है। तो डेवलप होता 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 वो कहाँ पे पहुंच गया, वो तकरीबन यहाँ पे पहुंच गया, और ये हमारा नीचे क्या है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन है। तो जब सेप्टम प्राइमम जब एंडोकार्डियल क्वेश्चन के पास पहुंचता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, दरमियान में, ठीक है, दरमियान से उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी डी जनरेशन आ जाती है, उसमें कुछ सेल डेथ हो जाते हैं। तो आपके दो सुराख बनते हैं। देखिए जो पहले वाला सुराख होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओस्टियम प्राइमम, दैट इज कॉल्ड ओस्टियम प्राइमम। और जो इससे ऊपर वाला होल था जो हमने सेकंड नंबर पे बनाया है उसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ओस्टियम स्कैंडम, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ओस्टियम स्कैंडम कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, ये आपका सेप्टम प्राइमम है। ये क्या है, सेप्टम प्राइमम है। और जब ये दरमियान से रीग्रेस कर गया, इसके अंदर किसी कुछ सेल्स की डेथ हो गई, तो इससे एक और सुराख बन जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, ओस्टियम स्कैंडम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ओस्टियम स्कैंडम। और जो ओस्टियम प्राइमम है वो आपका नीचे होगा, ठीक है। तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो आपने थोड़े से इसमें लाजमी याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो दूसरा पॉइंट है वो आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक लफ्ज बता रहा हूं, तो इसलिए आपने इसको याद करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है आपकी बुक ने क्या लिखा है। तो उसने लिखा है कि जो आपका ओस्टियम स्कैंडम होता है ना, ठीक है, ओस्टियम स्कैंडम, ये क्या होगा, इट विल फॉर्म, ये ओस्टियम स्कैंडम कैसे बनेगा, एज इन द सेप्टम प्राइमम ड्यू टू सेल डेथ। ओस्टियम स्कैंडम बनेगा किसके अंदर, आपके इन सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम के अंदर बनेगा एज सेल रीग्रेस। इसमें क्या होगा, जो सेप्टम प्राइमम होगा उसमें कुछ सेल्स की डेथ होगी, तो एक और सुराख बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियम स्कैंडम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ओस्टियम स्कैंडम, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट विल मेंटेन द राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो आपका तीसरा पॉइंट होगा ना यहाँ पे, वो क्या है, देखिए आपकी बुक ने लिखा है कि जो सेप्टम स्कैंडम है वो आपका राइट साइड पे बनता है, कहां पे, सेप्टम प्राइमम के, एज ओस्टियम स्कैंडम मेंटेन राइट टू लेफ्ट शंट। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें क्या होगा, पहले हमारे पास सेप्टम प्राइमम था ना, तो एक और सेप्टम बन जाता है, उसका हम नाम क्या रखते हैं, सेप्टम स्कैंडम। पहले कौन सा था, प्राइमम था, अब क्या है, स्कैंडम है। तो सेप्टम स्कैंडम विल फॉर्म्ड, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड ऑन द, विल बी फॉर्म्ड ऑन राइट साइड, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे एक और सेप्टम बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, सेप्टम स्कैंडम, जिसका नाम क्या होगा, सेप्टम स्कैंडम। तो अगर हम इसी डायग्राम के ऊपर बात करें तो आपका जो सेप्टम प्राइमम होता है ना, इसकी साइड पे जो मैं पर्पल कलर का बना रहा हूं, एक और सेप्टम बन जाएगा, और ये चूंकि सेकंड नंबर पे सेप्टम बना है तो इट इज कॉल्ड सेप्टम स्कैंडम। इसको हम क्या कहेंगे, सेप्टम स्कैंडम। तो सेप्टम स्कैंडम बनेगा राइट साइड पे आपके सेप्टम प्राइमम के, और ये जो सेप्टम होगा ये क्या करेगा, देखिए इसमें क्या होगा, बस चौथा पॉइंट उसने ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो सेप्टम स्कैंडम स्कैंडम होगा ये एक्सपैंड करेगा और कवर कर देगा आपके मोस्ट ऑफ द ओस्टियम स्कैंडम को। द रेजिडुअल फोरामेन इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। मैं आपको समझाता हूँ, देखें ये जो आपका सेप्टम स्कैंडम है, हम ना एक और डायग्राम बना लेते हैं। देखें फर्ज करें कि आपका ये हार्ट था इस तरह, और आपका जो ये ब्लू कलर का है, ये फर्ज चलिए हम ग्रीन का बना लेते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का होगा, दिस इज योर सेप्टम प्राइमम। उसके अलावा ये भी सेप्टम प्राइमम, ये आपका एंडोकार्डियल कुशन, जो ऊपर वाला था उसको हम ओस्टियम स्कैंडम, जो नीचे वाला है उसको हम ओस्टियम प्राइमम। अच्छा, हमने कहा कि ये जो ब्लू वाला है ना, जो सेप्टम स्कैंडम है, ये नीचे ग्रो करता 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 और किस कहां तक आ जाएगा, आपके ओस्टियम स्कैंडम तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, ओस्टियम स्कैंडम तक आ जाएगा, और आपके ओस्टियम स्कैंडम को कवर करेगा। और इसके दरमियान ये जो सुराख बच जाएगा, इसका नाम क्या होगा, फोरामेन ओवेल। मैं आपको समझाता हूँ इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फोरामेन ओवेल, ठीक है, तो फोरामेन ओवेल होगा। उसके अलावा आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सेप्टम प्राइमम होगा ना, वो इसका एंडोकार्डियल कुशन के साथ अटैच होगा। तो इस तरह आपके पास ना एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है, एक होल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल, डेट इज कॉल्ड फोरामेन ओवेल। कैसे बनता है, देखिए हमने कहा सबसे पहले मतलब क्या होगा, आपका जो सेप्टम स्कैंडम है वो राइट साइड पे बनेगा, वो नीचे ग्रो करता करता आपके ओस्टियम स्कैंडम को कवर कर देगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वेल्व ऑफ द फोरामेन ओवेल। छठा पॉइंट ये है, सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेंस्ट द सेप्टम स्कैंडम। हाँ, जो आपका सेप्टम प्राइमम होगा वो आपके सेप्टम स्कैंडम के साथ क्लोज हो जाएगा, सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ। इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने ये कहा, देखिए अगर हम बात करें कि जो आपका सेप्टम स्कैंडम है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा और क्या करेगा, आपके
जो ओस्टियम स्कैंडम था उसको ये क्या कर देगा, उसको क्लोज कर देगा और थोड़ा सा सुराख बच जाएगा। रेजिडुअल जितना भी बाकी सुराख बच जाएगा उसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फोरामेन ओवेल आपका किसके दरमियान बनता है? इट इज इन बिटवीन सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम स्कैंडम। फोरामेन ओवेल किसके दरमियान होता है? सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम के दरमियान ये बनता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें छठे पॉइंट की, तो छठे पॉइंट में उसने ये लिखा हुआ है कि सेप्टम प्राइमम क्लोज हो जाता है अगेंस्ट सेप्टम स्कैंडम सीलिंग द फोरामेन ओवेल सून आफ्टर बर्थ। देखिए, जैसे ही वो बच्चा पैदा होगा तो आफ्टर बर्थ जो आपका सेप्टम प्राइमम है, सेप्टम प्राइमम, ये क्या हो जाएगा? इट विल सील विद, ठीक है, ये किसके साथ सील हो जाएगा? सेप्टम स्कैंडम के साथ। तो सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम दोनों आपस में फ्यूज होंगे और आपके फोरामेन ओवेल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। बट हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रेमानेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, व्हाट इज द रेमानेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, तो दैट इज कॉल्ड फोसा अवेलिस। इसको हम क्या कहते हैं? फोसा अवेलिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि जो आपका सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम है, एक तो बर्थ के बाद ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो सांस लेता है। जब वो सांस लेता है तो उसकी लंग्स के अंदर वेजोडाइलेशन होती है और उसका जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जब भी आपका लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा होगा राइट एट्रिया के प्रेशर से, तो शंट आपका क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है एंड इट विल क्लोज द फोरामेन ओवेल। इससे क्या होगा? आपका जो फोरामेन ओवेल होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम सातवें पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो जो सातवां पॉइंट है इसमें आपने याद रखना है सेप्टम प्राइमम और जो सेप्टम स्कैंडम होंगे ये क्या करेंगे? दे विल फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड। मतलब कि दे विल फ्यूज, जो आपके दो सेप्टम थे ये आपस में क्या होंगे? दे विल फ्यूज टुगेदर। ये पक्के पक्के क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। कब होंगे? या तो इन्फेंसी के दौरान या फिर अर्ली चाइल्डहुड के दौरान। और ये दे विल फॉर्म द एट्रियल सेप्टम। ठीक है, ये फिर बाद में क्या बना देंगे? एट्रियल सेप्टल। तो हमारा मकसद क्या था? एट्रियल सेप्टल बनाना। मैं आपको दोबारा से ना एक दफा बुक से रिवाइज कराता हूँ क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हम बुक पे चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा ओपन करें अपनी बुक। इसमें पेज नंबर मेरे पास जो है दैट इज पेज नंबर 286, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये डायग्राम देखें, इसमें हमने सबसे पहले कहा कि आपका हार्ट कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले एक सेप्टम बनता है, उसका नाम क्या है? सेप्टम प्राइमम। जो सेप्टम प्राइमम ऊपर की तरफ बनता है, नीचे एक कुशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड डोर्सल एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, तो आपका जो सेप्टम प्राइमम है वो आपका क्या करता है? वो इसकी तरफ ग्रो करता है। किसकी तरफ ग्रो करता है? डोर्सल एंडोकार्डियल कुशन की तरफ। फिर हमने कहा कि जब ये सेप्टम प्राइमम आपका डोर्सल एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता है ना, तो इसके दरमियान में कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है और एक नया सुराख बन जाता है। उस सुराख को हम क्या कहेंगे? ओस्टियम स्कैंडम। दैट इज कॉल्ड ओस्टियम स्कैंडम। और नीचे जो आपका होल होगा दैट इज कॉल्ड ओस्टियम प्राइमम। ठीक है, और जो आपका ये ग्रीन कलर का था इसका हमने नाम रखा था ओस्टियम प्राइमम। ठीक हो, सेप्टम प्राइमम। उसके बाद हम कहते हैं कि यार जब ये सारा बन जाता है ना, तो आपका जो सेप्टम प्राइमम होता है वो तो एंडोकार्डियल कुशन के साथ आके फ्यूज हो जाता है। बट होता ये है कि आपके पास एक और सेप्टम बनना शुरू हो जाता है, और जो सेकंड नंबर पे सेप्टम बनेगा उसको हम कहते हैं सेप्टम स्कैंडम। और वो कहां पे बनता है? दैट इज फॉर्म्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम के राइट साइड पे एक और सेप्टम बनता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम स्कैंडम। दैट इज कॉल्ड सेप्टम स्कैंडम। ये जो सेप्टम स्कैंडम होगा ये भी नीचे ग्रो करेगा और आपके जो आपका ओस्टियम स्कैंडम था इसको ये क्या करेगा? इसको कवर कर लेगा। और इसको जब कवर करेगा तो इनके दरमियान जो हल्का फुल्का एक सुराख भी रह जाएगा, उस सुराख को हम क्या कहेंगे? फोरामेन ओवेल। और हमने अभी अभी पीछे क्लास ली है उसके अंदर हमने पढ़ा था फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो राइट टू लेफ्ट शंट होता है बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल क्या करेगा? आपका राइट टू लेफ्ट ब्लड फ्लो को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो फोरामेन ओवेल है वो क्लोज हो जाता है। कब क्लोज होता है? आफ्टर बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सांस लेना शुरू करता है। जब बच्चा सांस लेना शुरू करता है उसकी लंग्स में ब्लड जाता है, तो लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है और राइट एट्रिया का प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड अब पहले इस तरफ जा रहा था, अब क्या होगा? ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा। जब ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा तो इसको क्लोज कर देगा, तो आपका फोरामेन ओवेल क्लोज होता है। मैं कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम ना एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप एक डायग्राम बनाएं, इसके अंदर आप इसको लिखें तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, फर्ज करें कि दिस इज योर राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया। तो हम ना दरमियान में इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको समझ सके। देखें, आपके जो दोनों सेप्टा होते हैं ना ये इस तरह अरेंज होते हैं। फर्ज करें, हम मिसाल लेते हैं,
कि आपका जो सेप्टम स्कैंडम है वो आपका ऊपर की तरफ से आएगा तो इस तरह होगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो कुछ इस तरह उसकी अरेंजमेंट होगी। और जो आपका सेप्टम प्राइमम होगा वो रेड कलर का है, तो वो आपका कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है। अब जब तक तो ब्लड हमारा इस तरह जाता रहता है, ठीक है, जो ब्लड है ये ब्लू कलर का है, तो जब तक तो ब्लड हमारा राइट टू लेफ्ट जाता रहता है तो ब्लड फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ब्लड हमारे लेफ्ट साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू राइट, तो ब्लड क्या करेगा, वापस जाने की कोशिश करेगा। जब वापस जाने की कोशिश करेगा तो इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है कि आपका जो सेप्टम प्राइमम होगा वो क्या करेगा, वो आपका सेप्टम स्कैंडम के साथ मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि फौरी तौर पे ये परमानेंटली फ्यूज नहीं होते, बट आफ्टर बर्थ ये फोरामेन ओवेल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। लेकिन हाँ, 5 से 6 महीने के बाद या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ये जो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम है ये क्या हो जाएंगे, दे विल परमानेंटली फ्यूज, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएंगे, परमानेंटली फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये परमानेंटली फ्यूज होंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास एट्रियल सेप्टा बन जाएगा, ठीक है, एट्रियल सेप्टा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर छोटा सा पॉइंट है जो याद रखना है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको ना मजीद चीजें मतलब कंफ्यूज ना हो आप, और आपको मजीद चीजें समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो हमारा फोरामेन ओवेल है इसको तो क्लोज हो जाना चाहिए था, बट अगर ये किसी बंदे के अंदर क्लोज ना हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल। पेटेंट फोरामेन ओवेल क्या होता है कि जो आपका सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम है ये आपका अगर क्या हो, अगर ये फेल हो जाए फ्यूज होने में, अगर ये फ्यूज ही ना हो तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेल। और ये हमें 25% पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट आर एसिम्टोमेटिक एंड रिमेन अनडिटेक्टेड, बट इट कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। देखिए मैं आपको अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होते हैं, देखें आपके जो ज्यादातर थ्रोम्बस बनते हैं वो वेन्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बस बनता है जब वो आपकी लंग्स के अंदर जाता है ना तो वो लंग्स के अंदर रहता है, वो आपकी आर्टरीज के अंदर आगे ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि आपकी जो थ्रोम्बस है वो सिर्फ आपकी राइट साइड में रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में नहीं जाता। बट अगर कोई बंदा है उसके हार्ट के अंदर पेटेंट फोरामेन ओवेल है तो उसका जो थ्रोम्बस होगा ना वो उसके राइट एट्रिया में आएगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि राइट एट्रिया से उसको जाना किस में चाहिए था, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में किस में जाना चाहिए था, लंग्स में। और लंग्स उसको ज्यादातर डिस्ट्रॉय कर देती हैं या लंग्स उसको आगे नहीं जाने देती। बट इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर क्या है कि इसमें चूंकि पेटेंट फोरामेन ओवेल है तो जो थ्रोम्बस इसके हार्ट के अंदर आएगा ना वो फिर लंग्स में जाने की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, उसके लेफ्ट एट्रिया के अंदर। चूंकि वो उसके लेफ्ट एट्रिया के अंदर जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया से किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे चला जाएगा, उसकी आर्टरीज के अंदर, उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। तो जो चीज ट्रेडिशन से हट के हो, जो चीज नॉर्मल से हट के हो उसको हम पैराडॉक्सिकल कहते हैं। तो चूंकि इसमें जाना तो लंग्स में चाहिए था बट ड्यू टू पेटेंट फोरामेन ओवेल ये आपकी लेफ्ट साइड में चला गया है, ये आपकी आर्टरीज में चला गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। तो यही उसने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, इसमें वैसे तो ये एसिम्टोमेटिक डिजीज है बट हाँ इसका एक मसला ये है कि इसमें आपको पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई बनते हैं। उसके अलावा venous thromboemboli entering the systemic arterial circulation through right to left shunt as it can occur in the atrial septal defect, ठीक है। तो ये आपने 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपने इसके अंदर देखने हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पेटेंट फोरामेन ओवेल के बारे में दो बातें हैं कि ये ज्यादा मतलब हमें ज्यादा ये सिम्टोमेटिक नहीं होता बट इट इज एसिम्टोमेटिक डिजीज, और कुछ लोगों में तो अनडिटेक्टेड रह जाती है। हाँ, इसका एक मसला ये होता है कि इसके अंदर हमें पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म मिलती है। वो क्या चीज होती है कि आपके जो थ्रोम्बस हैं या जो एम्बोलस हैं वो ज्यादातर वेन्स में होते हैं, बट इस बंदे के अंदर जो आपके थ्रोम्बस होंगे वो आर्टरीज में आ जाएंगे। और अगर वो आपका थ्रोम्बस ब्रेन तक पहुंच जाए या किसी ऑर्गन तक पहुंच जाए तो फिर उस ऑर्गन को फेल कर देगा। तो इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, इसको हम पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है इसको हम बुक से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकल का सेप्टा है वो कैसे डेवलप होता है। तो इसमें पहले नंबर पे उसने लिखा हुआ है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। अगर आप देखें तो आपका ये वाला जो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान ब्लू कलर का बन रहा है ये क्या है, इट इज योर मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो सबसे पहले क्या बनता है, मस्कुलर सेप्टल फॉर्म। ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इसमें जो ओपनिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है कि एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट एंड फ्यूज विद मस्कुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम टू फॉर्म मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लोजिंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, इसमें क्या होगा, आपका एओर्टिक पल्म मतलब एओर्टिको पल्मोनरी, एओर्टा और पल्मोनरी के दरमियान जो सेप्टम होता है ना वो रोटेट करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला,
इसके दरमियान ना एक सेप्टा होता है जिसने एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इट विल रोटेट, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये आपका रोटेट करेगा, सबसे पहले रोटेट करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा आपकी मेम्ब्रेनियस सेप्टा के साथ। तो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम रोटेट करेगा, फ्यूज करेगा किसके साथ, मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ, टू फॉर्म क्या चीज बनाने के लिए, मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के आपका जो ये पहले तो रोटेट करेगा, बाद में फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एक मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाने के खिलाफ के लिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि दिस एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा विल रोटेट एंड विल फ्यूज विद द and will fuse with the muscular interventricular septum टू फॉर्म द मेम्ब्रेनियस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या है कि जो आपका एंडोकार्डियल कुशन होगा वो भी क्या करेगा, वो भी ग्रो करेगा एंड सेपरेट करेगा आपके एट्रिया को फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड कंट्रीब्यूट टू द एट्रियल सेप्टेशन एंड मेम्ब्रेनियस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको आपने पढ़ देना, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है वीएसटी। वीएसटी क्या होता है कि अगर आपके जो दो वेंट्रिकल्स हैं, अगर उनके दरमियान कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई भी मसला आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल कार्डियक अनोमली है, इट इज यूजुअली अकर इन मेम्ब्रेनियस सेप्टा। ये एमसीक्यूज है कि जो आपका वीएसटी है ये आपको किस सेप्टा के अंदर देखने को मिलता है, तो आपने कहना है कि वीएसटी इज यूजुअली सीन इन द मेम्ब्रेनियस सेप्टम, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हमारे पास जो अगला है दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन। ये भी बहुत आसान सा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए बस इसमें एक चीज है, जो आपके न्यूरल क्रस्ट के सेल्स होते हैं ना, ये आपके माइग्रेट करते हैं और ये आपके पहुंचते हैं, कहाँ पे पहुंचते हैं, देखिए न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन ट्रंकल एंड बल्बर रिजिस दैट स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। देखिए आपका जो हार्ट है ना, फर्ज करें ये हम हार्ट ही देख लेते हैं, तो एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, पहले इनका एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी सेम होती हैं, फिर बाद में जाके इनके दरमियान एक सेप्टा बनता है। इस सेप्टा को हम क्या कहते हैं, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा, दैट इज कॉल्ड एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा। ये जो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा होता है ना, ये कैसे बनता है, इट इज ड्यू टू न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन। ये क्यों बनता है, इट इज ड्यू टू न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन। तो अगर कोई बंदा है उसके अंदर न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन नहीं होगी तो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा नहीं बनेगा, ठीक है। और उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि आपका जो फ्यूज टू फॉर्म एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टा, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनाने के लिए हमारे पास ये सेप्टा बनना जरूरी है, ताकि जो हमारा ट्रंक है उसको हम दो के अंदर डिवाइड कर सके। बट होता यह है, जो कोनो ट्रंकल अबनॉर्मेलिटीज हैं दीज आर एसोसिएटेड विद, इसमें होता यह है कि आपके जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी थे हमारे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को बनाने के लिए, वो माइग्रेट ही नहीं करते। तो उससे फिर हमें तीन चीजें मिलती हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, जो आपकी एओर्टा होगी वो राइट वेंट्रिकल से निकल रही होगी, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब कि उलट निकलेंगी, ठीक है। या तो ये रोटेट नहीं हो, अगर ये रोटेट नहीं होगा तो आपकी जो बड़ी वेसल्स हैं, जो ग्रेट वेसल्स हैं, वो ऑपोजिट निकल रही होंगी।